हमने पैरा नंबर 1, 2, 3 में हिस्टोरिकली डिस्कस किया है कि बोनस की टैक्सेबिलिटी इन द पास्ट भी हो चुकी थी। सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन जो है उसमें सूट फाइल हुआ था जो डिसमिस हो गया, और 2018 में इसके बावजूद इसको विड्रॉ किया गया कैपिटल मार्केट के प्रेशर के नतीजे में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कर्नाटका हाई कोर्ट का एक डिसीजन है इस सब्जेक्ट पे जो फेवर में है। तो इम्कान इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट में ये उड़ जाए। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब भी बोनस इश्यू होता है तो रिजर्व की एंट्री खाली चेंज होती है कि कोई लाइन रिजर्व से निकल के वो बोनस कैपिटल में चली जाती है, तो कैपिटल कैपिटल रहता है, इक्विटी इक्विटी रहती है। तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो मेनली इस रीजन की वजह से दिया था। और सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन में आई अंडरस्टैंड कर्नाटका हाई कोर्ट के हवाले से ज्यादा डिस्कशन नहीं है या साइलेंट है। लेकिन चूंकि हम जब बोनस शेयर के ऊपर एडवाइस या कोई चीज देंगे तो उसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे और आपको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये पिक्चर मौजूद है और फाइनेंस बिल और एक्ट में इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पर कि ये दोबारा, अच्छा, जहां जहां हमने लिखा है FB एंड FA, यहाँ ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना मकसूद है कि फाइनेंस बिल और एक्ट में कोई चेंज नहीं है, वरना हम FB का लफ्ज हटा सकते थे, लेकिन फोकस करने का मकसद सिर्फ यहाँ ये है कि फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में कोई फर्क नहीं है। जहां जहां फर्क होगा वो हम बता देंगे कि बिल में क्या था और फाइनेंस एक्ट में क्या है, वरना इसकी लैंग्वेज अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो सही नहीं होगी जो लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए जो है ये बताया गया है। इसको अकॉर्डिंगली इनकम की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली शामिल किया गया। इसके अलावा बताया गया कि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे और इसकी टैक्सेबिलिटी जो है विद होल्डिंग टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 236Z में कंपनी खुद कर लेगी। अब हम 236Z देख लेते हैं। प्री फाइनेंस एक्ट के हमारे मटेरियल में ये 3 जगहों पे था, हमने कंपाइल करके एक ही जगह इस मटेरियल में कर दिया। You can go through this, then I'll explain. पहले हम सेलिएंट फीचर सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं मजीद।
236Z फुल फ्लैज न्यू सेक्शन। और इसके बाद मैंने 4-5 चीजें आपसे डिस्कशन के दौरान या आपकी रीडिंग के दौरान हाईलाइट की हैं कि इशू ये अराइज होता है कि आज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, आज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, चूंकि उसमें से लिस्टेड कंपनी भी है, अनलिस्टेड कंपनी भी है और कंसल्टेंट भी हैं, तो उमूमन क्वेश्चन इस वक्त ये आ रहा है कि अनलिस्टेड कंपनी की टैक्सेबिलिटी बोनस के केस में कैसे होगी, या एक ऑप्शन, प्रैक्टिकल ऑप्शन ये हो सकता है कि अनलिस्टेड कंपनी अगर उनके शेयर होल्डर्स को पैसों की जरूरत या सेल ऑफ शेयर्स की जरूरत ना हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि फ्यूचर में बोनस शेयर इशू ना हो उस पर्टिकुलर कंपनी के। और इवन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब कादिर मेमन साहब कराची टैक्स बार के प्रोग्राम में थे और वो चूंकि स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि जब ये बोनस शेयर के ऊपर टैक्सेबिलिटी लास्ट टाइम आई थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने बोनस डिक्लेयर करना छोड़ दिए थे और जिन्होंने डिक्लेयर किए थे उन्होंने अपील पिटिशन फाइल करने की कोशिश की थी। और इनका दावा था कि इस टैक्सेबिलिटी के नतीजे में कोई ज्यादा टैक्स आएगा नहीं, कॉम्प्लिकेशन अननेसेसरीली अराइज होंगी। और पिछली दफा भी 4-5 साल इसको रहने के बाद हटाया गया था, और इस दफा भी प्रेशर क्रिएट होगा तो शायद हट जाए। और अगर आईएमएफ का प्रेशर ना होता तो शायद इस दफा भी ये हट जाता। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि लॉ में कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि 10% का डबल इनएक्टिव के लिए 20 हो जाएगा, लेकिन 10 शेड्यूल चूंकि डबल को डील करता है और वहां इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया, तो बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन 20% लगेगा जो नॉन एटीएल पर्सन होगा। बाकी ये केस रेफरेंस है 1764, जिसको इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने से, तो ये केस लॉ है जो 2014 की के सूट के हवाले से है, जब फाइनेंस एक्ट 2014 जिसको उसने लीगली वैलिड सिंध हाई कोर्ट ने किया था। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट विल बी इम्पोर्टेंट टू सी दैट डिसीजन, और हमने डिग आउट किया है वो भी डिसीजन। तो अगर कोई एडवाइजरी मैटर होगा तो विल लुक इनटू इट दैट एज वेल। दूसरा एक इशू प्रीवियसली था कि अगर बोनस शेयर प्रीवियसली डिक्लेयर होता था तो जीरो वैल्यू पे वो आपकी जो एनसीसीपीएल रिकॉर्ड था, यानी जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करता है गवर्नमेंट की लिहाज से एज ए प्राइवेट एंटिटी, तो वहां आपका जीरो वैल्यू कैलकुलेट होती थी, और जब आप बेचते थे मार्केट वैल्यू या वॉट एवर वैल्यू डीम्ड मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो वो जो डिफरेंशियल होता था वो गेन के तौर पे टैक्स होता था। अब फर्क ये पड़ेगा कि चूंकि एक पार्ट उसका कंपोनेंट उसका टैक्स हो चुका है, तो दूसरा पार्ट जो है खाली टैक्स होगा। अगर आपकी वैल्यू यहाँ टैक्स हो चुकी है, फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 616 है, 16 है, और जब आपने अल्टीमेटली उसको सेल किया तो 26 का सेल किया, तो आपका जो 10 रुपीज का गेन है वो अल्टीमेटली सेक्शन 76(9) के तहत कैलकुलेट हो जाएगा। और इस सिलसिले में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रीवियसली भी इस किस्म का लॉ मौजूद था, तो उन्होंने प्रीवियसली ये किया था जब लास्ट टाइम टैक्स आया था कि लिस्टेड कंपनी के लिए अलग सेक्शन था और अनलिस्टेड कंपनी के लिए आई रिकॉल अलग सेक्शन था, और उसके अंदर ब्रेकअप वैल्यू दिया हुआ था। और ब्रेकर वैल्यूज आ रहे अकाउंटिंग पीपल, यहाँ तकरीबन लोग वो हैं जो अकाउंटेंट हैं, तो दे मस्ट बी नोइंग के ब्रेकअप वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो आई थिंक कि जो एफबीआर के रूल्स शॉर्टली अमेंड हो जाएंगे जिसके अंदर ब्रेकअप वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पावर इफेक्टिवली रूल्स के हवाले से दिए गए हैं लॉ में। चूंकि ये बड़ा एरिया है, तो आई वुड लव के अगर कोई किसी का बोनस शेयर के ऊपर क्वेश्चन हो तो आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट कि किसी को पूछना हो तो अपना माइक ऑन कर दे, और accordingly he can ask the question if any.
जी आसिफ साहब, इट्स क्लियर, थैंक यू। ओके, अच्छा, वी वेलकम Mr. Kamran. I understand he has joined it from PPL. Or since everyone has joined, let me reconfirm. Yes, everyone has joined. तो I would love कि लोग जो हैं अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ताकि जिस तरह से क्लास में we know everybody कि who are sitting and who are there, ताकि फ्यूचर में आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो और नेटवर्किंग भी हो। तो बजाय इसके कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें इस एंगल से कि आपका नाम क्या है, कहाँ, किस कंपनी से हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और कंपनी में रोल क्या है, और कंपनी ने क्यों आपको इस प्रोग्राम में भेजा है, या आप खुद इस प्रोग्राम में क्यों आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पीपीएल का माइक खुला हुआ है, जो पीपीएल पार्टिसिपेंट में लिखा हुआ आ रहा है। तो आई वुड लव के पीपीएल के हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दे काइंडली। यस जी, मेरा नाम कामरान जावेद है और मैं पीपीएल में सीनियर अकाउंटेंट टैक्स हूँ, और टैक्सेशन का मैं यहाँ पे पूरा फिलहाल मैं रोल देख रहा हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन एसीएमए है। फाइन। मूविंग टुवर्ड्स शाहिद साहब फ्रॉम लाहौर। जी शाहिद साहब, अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, शाहिद कृषि इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे मैनेजर टैक्सेशन और सीएमए फाइनलिस्ट का स्टूडेंट हूँ। फाइन। मूविंग टुवर्ड्स टैक्सोनॉमी, अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं जीएनटीसी के साथ होता हूँ। अपनी मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है और वी प्रोवाइड टैक्स सर्विसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन पाकिस्तान एंड जीसीसी कंट्रीज। थैंक यू। काशिफ। जी, माय नेम इज काशिफ। मैं सीनियर मैनेजर टैक्सेशन हूँ, सनूफी देखता हूँ। फाइन। हमारे साथ इस वक्त महमूद याकूब साहब मौजूद हैं। महमूद याकूब साहब, वैसे तो आप इस वक्त डेमो पार्टिसिपेंट हैं। आई एम होपफुल कि आप हमारे साथ पूरा दिन में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अपनी मसरूफियात की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। आप भी अपना माइक ऑन करके अगर ओके। महमूद याकूब साहब, थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू अस। अपने आप को इंट्रोड्यूस काइंडली करा दें और कॉमिक्स का भी थोड़ा सा बता दें लोगों को। जी महमूद याकूब साहब। महमूद याकूब साहब, अपना माइक अगर ऑन करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। We have given you full authority to ask question as well. जी महमूद साहब, शायद उनका माइक इस वक्त काम नहीं कर रहा है। he will be shortly joining us. ये भी एडवाइजर हैं मुख्तलिफ किस्म के, और स्पेशली ग्वादर में बहुत सारी जो एंटिटीज हैं उनको वो देख रहे हैं। आगे चलते हैं, अगर आपका किसी का बोनस सिलसिले में क्वेश्चन नहीं है तो। श्योर, प्लीज कैरी ऑन। फाइन।